हेलो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इनके द्वारा बनाए जाने वाले वस्तुओं के प्रतिबिंबों में जो नियम इस्तेमाल होते हैं, नियमों की जो पालना की जाती है, उनके बारे में हमने जाना। अब हम इन्हीं दर्पणों के बारे में, इन्हीं दर्पणों मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन्हीं दर्पणों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं, उनको हम डायग्राम की हेल्प से बनाएंगे। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक स्केल की, एक डी की, या फिर आप कंपास यानी कि प्रकार जिसे आप बोलते हो उसका उपयोग भी कर सकते हो। पेपर है आपके पास और आपके पास आपकी जो पेंसिल, इरेजर, शार्पनर होता है, वो ज्योमेट्री बॉक्स का सारा सामान चाहिए होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपको बता दें, जो भी एक दर्पण होता है, दर्पण को हम पेपर के ऊपर कैसे दर्शाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कैसे दर्शाते हैं? इस तरह से हम उसको साइड से देख रहे होते हैं और जो भी कोई वस्तु होती है, सपोज करो हमारे पास एक माचिस है यहाँ पर, तो एक वस्तु काम कर रही है, वो इस तरह से इस दर्पण के सामने है। वो यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, विभिन्न दूरियों पर कहीं पर भी हो सकती है। इन्हीं दूरियों के अनुसार ये दूरियाँ कितने तरह के अलग अलग तरह के केस बन जाते हैं इस तरह से, क्योंकि सबसे पहले तो हम इसको अवतल दर्पण को ड्रॉ करते हैं पेपर के ऊपर, फिर उसके बाद बताते हैं कि कितने तरह के केस बनते हैं, वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए ड्रॉ करते हैं इस अवतल दर्पण को कागज के ऊपर। इस अवतल दर्पण को ड्रॉ करने के लिए आप चाहे तो डी की हेल्प ले सकते हैं, या कंपास जो प्रकार जिसे बोलते हो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर मैं 50 पर लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी 50 पर लगा रहा हूँ मार्किंग, और यहाँ से मार्क करते हुए मैंने इसको ये एक अवतल दर्पण बना लिया है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि ये अवतल दर्पण था तो इसकी पॉलिश इस साइड थी, तो मैंने पॉलिश ड्रॉ करने के लिए इसकी पॉलिश को इस तरह से इस तरफ ड्रॉ कर दिया। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। अभी इसका एक मुख्य बिंदु होता है जिसे हम पोल बोलते हैं, वो हमने ड्रॉ कर लिया। फिर स्केल की हेल्प से एक सीधी रेखा ड्रॉ करने से पहले हमें स्केल इसलिए दिया है ताकि हम जो यहाँ बिंदु लगाएंगे, जिसे हम वक्रता केंद्र कहेंगे, तो वो बिल्कुल सीध में आ जाए। तो ये आप इस पोल से, पी पोल से जो एक रेखा बनाने वाले हैं और उसके बाद एक बिंदु लगाने वाले हैं, ये मैंने एक बिंदु लगा लिया है जिसको मैंने नाम दे दिया है वक्रता केंद्र। और बिल्कुल बराबर दूरी पे, यहाँ 0 है, यहाँ 10 लिया हुआ है मैंने, और इनके बीच बिल्कुल मध्य में जो होता है वो होता है, क्या होता है? फोकस। बिल्कुल सही बोला आपने, फोकस। चलिए अब इनको मिला देते हैं आपस में। यहाँ तक तो जब मिला दिया, ये तो हो गया मुख्य अक्ष, परंतु अब इस मुख्य अक्ष यहाँ तक सीमित नहीं होता, यह आगे तक भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वस्तु कहाँ होगी, वस्तु कहाँ नहीं होगी, यह निर्धारण भी मुख्य अक्ष पर विभिन्न स्थितियों के अनुसार ही होगा। यह बिंदु कौन सा हो गया? पहले इसको मार्क करते हैं। यह बिंदु हो गया पोल पी, यह बिंदु है फोकस, यह बिंदु कौन सा है? वक्रता केंद्र सी। ठीक है, आपने ये सब डायग्राम क्या है, पेंसिल से बनाने हैं। हम आपकी जो आपको वीडियो में विजिबल हो प्रॉपरली, इसीलिए हम इसको थोड़ा मार्कर से बना रहे हैं ताकि थोड़ा आपको विजिबिलिटी अच्छी आ जाए। नेक्स्ट है, अब वस्तु की बात आती है। ये दर्पण था, अब वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है, इसके लिए 6 केस बनते हैं। 6 केस कौन कौन से बनते हैं देखिए। तो पहला केस क्या है? जब ये वस्तु है बहुत दूर हो, इतनी दूर हो कि हम इसे अनंत पर कहेंगे कि ये वस्तु अनंत पर है। ठीक है। दूसरा क्या है? यह है जो वक्रता केंद्र है, इसके थोड़ा सा पास हो, लेकिन हम बोलते कैसे हैं? वक्रता केंद्र से परे हो, क्योंकि हम दर्पण की बात कर रहे हैं ना, कि दर्पण के अनुसार वस्तु कहाँ है, दर्पण के अनुसार वस्तु वक्रता केंद्र से थोड़ा सा परे है। तो दूसरा केस क्या बोलेंगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो। ठीक है। तीसरा केस क्या होगा? तीसरा केस होगा जब वस्तु क्या हो? वक्रता केंद्र पर हो। चौथा केस क्या होगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पर हो। पांचवा केस क्या हो सकता है? सोचो बेटा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। पांचवा केस हो सकता है जब वस्तु फोकस पर हो। और छठा केस बिल्कुल सही गेस कर पा रहे हैं आप, फोकस और पोल के
बीच में हो। बीच का मतलब कहीं पर भी हो सकता है, एग्जैक्टली बीच में नहीं, कहीं पर भी हो सकता है। अगर इनके बीच की बात करें तो कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पर भी वस्तु हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो 6 केस हो गए, आप इनको नोट कर लीजिएगा कि 6 केस कौन कौन से होते हैं। इन्हीं के ऊपर हम आगे जो डायग्राम बनाएंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन डायग्राम बनाने से पहले आपको बता दें कि ये वस्तु है, इस वस्तु के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो अलग अलग स्थिति पर रखने पर अलग अलग तरह का बनता है। यानी कि अलग अलग तरह का बनता है, उसके जो गुण हैं, उसकी विशेषताएं हैं, इस स्थिति पर अलग होंगी, इस स्थिति पर अलग होंगी, इस स्थिति पर अलग होंगी, तो इस तरह से विभिन्न होंगी। वो विशेषताएं, वो गुण जो प्रतिबिंब की विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं? पहली विशेषता क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति, कि प्रतिबिंब जो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, क्योंकि वो बनेगा कहीं पर बनेगा, इसी मुख्य अक्ष पर बनेगा, थोड़ा आगे बनेगा या पीछे बनेगा, वो अलग अलग निर्भर करता है जहाँ वस्तु हमने रखी है उसके हिसाब से। तो पहली विशेषता होगी प्रतिबिंब की स्थिति, कि प्रतिबिंब बना कहाँ पर है। दूसरी प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगी? उस प्रतिबिंब का आकार। आकार किस तरह से? यहाँ आकार को आप ऊंचाई, मोटाई, लंबाई कुछ भी कह सकते हो, पर यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ वस्तु की ऊंचाई ही ले रहे हैं। यह मान के चल रहे हैं कि वस्तु क्या है, वन डायमेंशनल है। ठीक है, एक विमीय वस्तु है, एक ही मतलब डायमेंशन में दिखाई गई है। तो यहाँ सिर्फ आकार की बात कर रहे हैं। प्रतिबिंब के आकार को वस्तु के आकार के साथ तुलना की जाती है, बताया जाता है कि वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब का आकार। तीसरा बिंदु है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो नंबर 4 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं आपने अभी तक वो वीडियो देखी तो जरूर देखिए। और प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है, यह उसकी प्रकृति में आता है। और प्रतिबिंब सीधा बना है या उल्टा बना है, यह भी क्या आता है, उसकी प्रकृति में आता है। आप जानते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, और जो आभासी बनता है वह हमेशा सीधा बनता है। इसके बारे में अभी दोबारा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बस ये याद रखिए, अलग अलग वस्तु की स्थिति होगी तो प्रतिबिंब भी अलग अलग तरह का बनेगा। उनकी जो 3 तरह की विशेषताएं हैं वो हम बार बार स्टडी करेंगे। चलिए पहला केस शुरू करते हैं, जिसमें क्या है, वस्तु क्या है, बहुत दूर हो, अनंत पर हो। ठीक है, इस दर्पण को साइड पर रख देते हैं एक बार। पहला केस कर रहे हैं, जब वस्तु क्या है, अनंत पर है। जब वस्तु बहुत दूर है तो क्या होगा? सोचिए, जब वस्तु बहुत दूर है तो क्या होगा? प्रकाश की किरणें या तो खुद के समांतर आएंगी या मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। लेकिन यह किस तरह पता चलेगा कि प्रकाश की किरणें खुद के समांतर आएंगी या सिर्फ मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी? देखिए बच्चों, जब वस्तु बहुत दूर है, इतनी दूर है जैसे कि चांद, तारे, सूरज, ठीक है, तो उनसे जो आ रहा प्रकाश है वो हम कैसे लेके चलते हैं कि वो मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, बहुत सी किरणें आएंगी। वस्तु के बने हुए प्रतिबिंब को दर्शाने के लिए हम कम से कम कितनी किरणें लेते हैं? 2 किरणें लेते हैं, और कम से कम 2 किरणें जो वस्तु से आ रही होंगी और परावर्तन के बाद कहीं पर जाएंगी। ठीक है, चलिए नियमों का प्रयोग करते हुए हम उन प्रतिबिंब को बनाते हैं। सबसे पहले मान के चलते हैं कि वस्तु क्या है, बहुत दूर है। जब वस्तु बहुत दूर है तो क्या होगा? देखिए, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए। बच्चों, डायग्राम बहुत ही आसान चीज है ये वाले, और अक्सर मिस्टेक कहाँ होती है, ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इसको बनाते हुए दिक्कत आती है। अब देखिए, ये प्रकाश की एक किरण थी, समांतर है मुख्य अक्ष के, और पिछली वीडियो में हमने किया था, कुछ नियम किए थे। तो ये परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी? अवतल दर्पण है। सोचिए, जी हाँ, बिल्कुल सही गैस कर पा रहे हैं। यह परावर्तन के बाद फोकस में से गुजरती हुई जाएगी। इसकी एरो जो डायरेक्शन है वो जरूर ड्रॉ कर दीजिए, इधर से आई उधर गई। दूसरा है, प्रकाश की एक किरण और भी है जो समांतर आ रही होगी। किरणें तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन हमने कम से कम सिर्फ 2 किरणों को दर्शाना होता है ताकि हम उसको पेपर पर ड्रॉ कर सकें। यह भी प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, खुद के भी समांतर आ रही है, और यह परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी? फोकस में से गुजरती हुई जाएगी। ठीक है, देखो देखो बच्चों, मिला कहाँ है?
ये दोनों किरणें थी, परावर्तन के बाद कहाँ मिली हैं? फोकस पर मिल रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। अब विशेषताएं की बात आती हैं। प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या हैं? पहली है स्थिति। स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब बना है फोकस पर। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्थिति, प्रतिबिंब की विशेषताएं, स्थिति और फोकस पर। ठीक है, प्रतिबिंब की विशेषताएं लिख दी, स्थिति और फोकस पर। दूसरा बिंदु है आकार। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? देखिए, बहुत ही बिंदु आकार का है, तो हम कहेंगे बहुत ही छोटा बना है, बहुत ही छोटा बना है। ठीक है, आकार बहुत ही छोटा। तीसरा बिंदु है प्रकृति। आप देखिए, किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में कहीं बिंदु पर मिल रही हैं। जब किसी बिंदु पर वास्तव में मिल रही होती हैं तो वह प्रतिबिंब कौन सा होता है? वास्तविक होता है। और आप जानते हैं कि एक वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। तो तीनों बिंदु हो गए। पहला स्थिति फोकस पर, आकार बहुत ही छोटा, तीसरा प्रकृति वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब इसी जो मैंने बताया था कि जब वस्तु बहुत दूर होती है तो आपस में भी समांतर होती हैं और मुख्य अक्ष के भी समांतर होती हैं किरणें। अब जब वस्तु इतनी दूर ना हो कि हम उसको ये कहें कि वो बहुत अनंत पर पड़ी है, लेकिन कुछ पास पड़ी हो, जब कुछ पास पड़ी होती है तब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? वो क्या है? इस तरह से, मतलब खुद के तो समांतर आती हैं, और मुख्य अक्ष के कुछ कोण पर होती हैं। तब क्या होता है? तब भी जो उसमें से किरणें होती हैं जो समांतर होती हैं, वो परावर्तन के बाद एक जगह जहां पर मिलती हैं वो फोकस के ही ऊपर या नीचे मिलती हैं, और वहां पर उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर समस्या आ रही है उसको डायग्राम को बनाते हुए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इस डायग्राम के लिए भी अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं दूसरा केस, जिसमें वस्तु क्या है? वस्तु वक्रता केंद्र से थोड़ा सा परे पड़ी हो। वस्तु को बेटा इस तरह से नहीं दर्शाते हैं। अभी तो ठीक है, रियल वस्तु है, मतलब असली की वस्तु है, लेकिन जब इसे पेपर पे कैसे दर्शाएंगे? इसकी एक्चुअल में तस्वीर नहीं बनाएंगे। एक्चुअली हम क्या बनाएंगे? इसको हम एक छोटी सी लाइन से ड्रॉ कर देंगे। यहां पर जो इसका निचला सिरा है वो ये शो कर रहा है, जो इसका ऊपर वाला सिरा है उसको हम यहां एरो लगा के शो कर देंगे कि ये उसका ऊपर वाला सिरा है। ठीक है, अब इस वस्तु से प्रकाश की बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, लेकिन पेपर पे ड्रॉ करने के लिए हम इसके सिर्फ ऊपरले सिरे से हम कोई दो प्रकाश किरणें लेते हैं। पहली किरण वो ले लेते हैं बेटा, जो हमने रूल किए थे वही यहां पर लगेंगे। समांतर आई। बेटा आपसे जो मिस्टेक हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप जो ये वस्तु का साइज लेते हो ना, आकार लेते हो, वो इसके जो इस पोर्शन से कम ही लेना। ज्यादा बड़ा ले लोगे तो प्रकाश किरणें आर पार निकल जाएंगी, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसकी इधर गई और परावर्तन के बाद कहां से जाएगी? फोकस में से जाएगी। ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन मार्क कर दीजिए। इसके बाद क्या है? एक किरण तो हो गई, दूसरी किरण क्या है? आप फोकस में से गुजार दीजिए इस बिंदु को और फोकस को मिला दीजिए। बहुत ही आसान है डायग्राम बनाना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। यहां से प्रकाश किरण आई और दर्पण पर पड़ी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी शो कर दो। और अब ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हमने रूल किए थे ना डायग्राम बनाने के, वो वही रूल यहां पर यूज हो रहे हैं। यहां से आई और इसके समांतर होती हुई जा रही है। अब दोनों कहां काट रही हैं? एक ये वाली रेखा जो परावर्तित होकर आई थी, ये वाली रेखा जो परावर्तित होकर आई थी, किरण की बात कर रहे हैं हम, यहां आई थी, यहां एक दूसरे को मिल रही हैं। जा तो आगे भी नहीं है लेकिन यहां एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहां क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये किरण कहां से आई थी? ये वाली किरण कहां से आई है?
इसके ऊपरली सिरे से। ये वाली किरण कहाँ से आई है? इसके ऊपर वाले सिरे से, यानी कि ये वाला भी क्या है? इसका ऊपर वाला सिरा ही है। तो आप देख सकते हैं वस्तु का जो सिर था, जो ऊपर वाला सिरा था, वो इस तरह था, अब क्या है? नीचे की ओर बन गया है। तो चलिए अब सबसे पहले विशेषताओं को क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति, कि प्रतिबिंब कहाँ बना है। वस्तु कहाँ पड़ी थी? सी से थोड़ा सा परे पड़ी थी, सी से परे बोलते हैं इसको। प्रतिबिंब कहाँ बना है? F और C के बीच में। बिल्कुल सही गेस किया आपने। दूसरा क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार। आकार क्या है? देख लीजिए, देखने से पता चल रहा है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु से छोटा। तो आप इसको क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से थोड़ा छोटा है। तीसरा क्या है? प्रकृति। आप बता सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है? देखिए ना, कितने वास्तव में मिल रही है। तो बोलेंगे वास्तविक और उल्टा। यहां वाकई देख भी पा रहे हैं आप, यहां वाकई आप देख भी पा रहे हैं कि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में उल्टा बना है। तो इस तरह तीनों विशेषताएं आपने की। चलिए तीसरे केस की ओर, जिसमें हम तीसरा केस है। तीसरे केस में जब वस्तु क्या है? वक्रता केंद्र पर पड़ी हो। वक्रता केंद्र पर पड़ी हो। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको ड्रॉ करने के लिए बच्चों आप खुद भी घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहला जो काम है, वस्तु जो है इसे इसके द्वारक से, इसके हाफ द्वारक से थोड़ी छोटी बनानी है। वस्तु बना ली हमने। वही सेम रूल लगते हैं हर जगह पर। यहां पर बस ध्यान रखना है आपकी किरण समांतर रहनी चाहिए। और इसको मिला दो यहां पर फोकस में से गुजरती हुई। ठीक है, इसकी डायरेक्शन यहां से किरण आएगी जो फोकस में से जाती हुई गुजरेगी। ये गई। ठीक है, अब ये परावर्तन के बाद कहां जाएगी? ये जाएगी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, कुछ समझ आया? जी हाँ, ये प्रकाश किरण यहां से ऐसे आई थी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। वही दो रूल लग रहे हैं बार बार, तीसरा रूल भी लगेगा कभी, लेकिन फिलहाल यही दो रूल से अपना काम चल रहा है। जब वस्तु सी पर पड़ी है तब प्रतिबिंब कहां बना है? सी पर ही बना है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में देख सकते हैं, छोटा है कि बड़ा है? जी बिल्कुल समान है। ठीक है, एक समान आकार के हैं। थोड़ा बीच में सी आ गया इसलिए शायद आपको थोड़ा फर्क लग रहा होगा, लेकिन वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या है? समान है। तीसरा है प्रकृति। प्रकृति तो आप बता ही सकते हैं, वास्तविक और उल्टा। बच्चों इस वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वस्तुओं के, उसके 3 केस किए हैं। बाकी के 3 केस हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा।